दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। तो यूएस मार्केट की क्लोजिंग हुई थी नीचे 500 पॉइंट्स नीचे जाके डाउ जोन्स बंद हुआ, 1% की मंदी आप देख सकते हैं। आखिरी में भी कोई रिकवरी यहाँ पे नहीं बनी। नेस्डेक को देखने चले तो नेस्डेक भी 410 पॉइंट्स यानी 1.5% के आसपास नीचे था। सिचुएशन क्या है, एनवीडिया के नंबर्स देखो। एनवीडिया के नंबर्स आएंगे 20 मई को, और 20 मई को नंबर्स अच्छे आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 40 प्लस इसका पीई रेशियो है। और जो नॉन एआई कंपनीज है जैसे एसेंचर है, उनका पता ही है आपको क्या सिचुएशन हो चुकी है। कोविड लेवल जो बॉटम था उसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश है, और इन कंपनीज की काफ़ी वैल्यूएशन बढ़ चुकी है। एनवीडिया भी तो इंडिया को क्रॉस कर चुका है। एनवीडिया का जितना मार्केट कैप है, इंडिया का टोटल स्टॉक मार्केट का उतना मार्केट कैप नहीं है। सो पॉइंट ये है कि नंबर्स आने से पहले की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख रही है। नंबर्स आने से पहले प्रॉफिट बुक करते हैं, जो भी तेजी मिलती है उसका फायदा उठाते हैं। अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं तो यहाँ पे कुछ बड़ी गिरावट हम देख सकते हैं टेक कंपनीज में, जिसमें एनवीडिया भी होगा और जो बाकी टेक कंपनीज है वो भी होगी। और उस वजह से शायद इन्वेस्टर्स को ईटीएफ खरीदने का मौका मिल जाए, या फिर जो यूएस मार्केट है उसमें इन्वेस्टिंग करने के मौके मिल जाए, क्योंकि अभी की सिचुएशन आपको बताइए सर्किट्स में चीज़ें चल रही हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पे नंबर्स कैसे आते हैं और एनवीडिया कैसा परफॉर्म करता है। साथ में देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं कि देश विदेश में भी क्या चल रहा है। क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट डालेगी कल के दिन और अगले हफ्ते, ताकि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स प्रिपेयर रहे। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेंशन कर रखा है कि तेहरान प्रिपेयर कर रहा है मैकेनिज्म फॉर हॉर्मुज ट्रैफिक। हॉर्मुज ट्रैफिक यानी जो भी जहाज वहाँ पे जाते हैं उसको निगरानी रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बना रहा है, और वो जल्द ही बताएगा। कुछ भी हो सकता है, XYZ टोल भी हो सकता है, नॉन टोल भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। अब देखो, तेहरान यानी ईरान हॉर्मुज को अपना समझ चुका है, अपना हक यहाँ पे जमा चुका है। हॉर्मुज किसी का था नहीं वैसे, ये एक रूट था जहाँ से ग्लोबल सप्लाई गुजरती थी, और कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि हॉर्मुज को किसी ने बंद किया हो। लेकिन देख सकते हैं आप, देखो ट्रंप को अगर कोई नुकसान नहीं होना इसके अंदर, या कोई फ़ायदा नहीं हो सॉरी, तो ट्रंप चाहे तो इसको अभी भी फिनिश कर सकता है। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रंप ने ये शुरू किया, ट्रंप ने इसको डर्टी बनाया, ईरान ने भी अपना फ़ायदा देखा, दोनों पार्टीज़ ने काफ़ी इसको डर्टी बना दिया है, और जानबूझकर वॉर को ज़्यादा आगे खींचा जा रहा है, क्योंकि फाइट हो नहीं रही है, कुछ अटैक भी नहीं है, कोई गोल भी पूरा नहीं हो रहा है किसी का, चाहे वो यूएस का हो या फिर वो ईरान का हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें चल रही है ताकि क्रूड ऊपर रहे और स्टॉक मार्केट के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स रहे ट्रंप के ट्वीट्स के हिसाब से, ताकि ट्रंप एक सिंगल क्वार्टर में हज़ारों ट्रेड कर सके। डेटा आपको दिया था पिछले कुछ वीडियोस में, आपको बताइए। साथ में इसराइल का सिंपल सा फंडा है ठोकने का। इसराइल ने स्ट्राइक जारी रखी है लेबनान के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन है, इसका मतलब ये है कि चीज़ें लंबी चलेगी, अभी ऐसा कुछ है नहीं कि ये खत्म हो सकता है। साथ में आप देख सकते हैं कि ईरान ने भी इसके अगेंस्ट में जारी रखे अपने ड्रोन अटैक्स। किसको मार रहा है? यूएई, जहाँ पे कुछ है नहीं। अटैक डिफेंस है, लेकिन कुछ यूएई कर नहीं सकता है, अटैक नहीं कर सकता ईरान के ऊपर, ठीक है। अटैक कहाँ पे किया? ईरान ने अटैक किया यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। सो वहाँ पे फायर ब्रेकआउट हुई है, आग लगी है, क्योंकि ड्रोन स्ट्राइक वहाँ पे यूएई ने झेला है। सो चीज़ें वैसी हैं, कोई कुछ खास नहीं है, बस ईरान और यूएस के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, ईरान और इसराइल के बीच में कुछ अटैक नहीं है, बाकी सब कुछ यहाँ पे ऑन है। सो गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन देखते हैं। देखो गिफ्ट निफ्टी कभी कभी क्या होता है, गलत बताता है। यहाँ पे जस्ट अभी 61 पॉइंट्स ऊपर है, क्या पता कल मार्केट इतना ऊपर नहीं हो, या फिर मार्केट की ओपनिंग अच्छी नहीं हो। सो ये गिफ्ट निफ्टी को देखना वीकेंड के दिन तो बहुत ही गलत है। लेट्स सी कि कल मार्केट कैसे ओपन होता है और किस तरह की सिचुएशन आती है। फिलहाल मार्केट मेरे हिसाब से तो परेशान ही रखेगा इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस, अगर क्रॉस भी कर गया तो ये फिर रेसिस्टेंस, इसके ऊपर जाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखिए, जिनके अर्निंग्स अच्छी आ रही है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं अगले वीडियो के अंदर। फिलहाल ये सिचुएशन है। अब और भी दोस्तों कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देता हूं, ताकि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो मार्केट में उस हिसाब से आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज करें। फर्स्ट, WHO ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल इमरजेंसी। ये दो शब्द है ना, बहुत बड़े शब्द हैं। इंटरनेशनल इमरजेंसी, ये कोविड में यूज हुआ था पिछली बार। क्यों आई है? इबोला आउटब्रेक हो चुका है। इबोला वायरस है और ये डिसीज है, आपको बताइए, पता होगा, क्योंकि ये नया नहीं है, ये पहले भी हो चुका है काफ़ी बार, और ये अर्थ से गायब नहीं हुआ है। कोविड भी अर्थ से गायब हुआ नहीं है। ये वायरस क्या होते हैं, ये रहते हैं बट
इंसानों की इम्यूनिटी उनके हिसाब से हो जाती है, उनके साथ रहने के हिसाब से हो जाती है, तो फिर ये लोगों को मारते नहीं है। लेकिन इबोला आउटब्रेक होने का मतलब क्या है? इबोला तो पहले से है, इबोला ने तो काफ़ी लोगों की जान ली है, इबोला ने तो काफ़ी लोगों को इम्यून किया, वैक्सीन्स बन चुके, सब कुछ है। सो यहाँ पे हुआ क्या है कि कॉन्गो और युगांडा, यहाँ पे इबोला आउटब्रेक हो चुका है। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है कि ये काफ़ी डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम पिछले जो भी इबोला आए हैं। अब ये प्रोनाउंसिएशन मुझको इसका आता नहीं है, पढ़ लेना। एक स्ट्रेन है, वो इसमें पाया जाता है, जो कि बहुत ही रेयर फॉर्म है इबोला की, और डेडली, जो बहुत ही खतरनाक फॉर्म है। शायद इसका इलाज इतना कुछ खास पॉसिबल नहीं होगा, तब भी इस तरह से इसको मेंशन कर रखा है और इंटरनेशनल इमरजेंसी तक इसको डिक्लेयर कर दिया है। हुआ क्या है, 16 मई को आप देख सकते हैं, यानी कल की तारीख में आप देख सकते हैं 8 लैब टेस्ट हुए जिसके अंदर ये केसेस निकले हैं। 246 सस्पेक्टेड इन्फेक्शंस हैं। 246 नंबर्स कोई बहुत बड़ा नहीं है, स्टिल नंबर देखने लायक है। नियरली 80 जो लोग हैं ना वो डेड हो गए, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उनकी जाने गई। और साथ में आप देख सकते हैं वायरस हो सकता है ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हो रिमोट एरिया के बाहर। सो ये एक खतरे का सिग्नल है। इससे पहले भी एक वायरस आया था, ठीक है, अभी उसका नाम निशान नहीं है, वो आपने देखा था क्रूज पे। साथ में आप देख सकते हैं कि वार्निंग दी है कि मच लार्जर देन व्हाट इज करेंटली बीइंग डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड, यानी जितना भी डिटेक्ट किया गया है, रिपोर्ट किया गया है, उससे बहुत ज़्यादा होगा। 246 ईयर्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो ये एक वार्निंग दी है, डेफिनेटली इसको एक वार्निंग की तरह अपने को देखना चाहिए। अपन तो क्या ही देखेंगे, सरकार को देखना चाहिए। सो इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, तो क्या इंडिया को भी इसको लेकर डरना चाहिए क्या? ये एक क्वेश्चन आएगा दिमाग के अंदर, उसको चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल इंडिया को नहीं डरना चाहिए, बहुत ही लो चांसेस हैं कि ये इंडिया पहुंचे। अगर सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा, यहाँ से लोग युगांडा जाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, तब जाके यहाँ पे आ सकता है। नहीं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब देखिए, एक वार्निंग दे दी है WHO ने, एक वार्निंग दे दी है अपने मोदी जी ने। वार्निंग क्या है उसको चेक कर लेते हैं। सो पीएम मोदी ने वार्निंग दी है कि रिटर्न ऑफ मैसिव पोवर्टी, यानी बहुत बड़ी गरीबी आने वाली है या आ सकती है, चेतावनी मैं आपको देता हूँ। फ्लैग किया है डिजास्टर डिकेड या डेकेड, यानी 10 साल डिजास्टर वाले रहे हैं, जिसमें कोविड था सबसे पहले, उसके बाद में वॉर होती है रशिया यूक्रेन की, उसके बाद में अभी ये फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। सो बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, कहने का मतलब ये है। पहले कोरोना आता है, उसके बाद में क्या होता है, वॉर स्टार्ट होती है, अब ये एनर्जी क्राइसिस। तो ये जो 10 साल है ये काफ़ी डिज़ास्टर हो सकते हैं, काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। मोदी ने ये कहा है नीदरलैंड में, पीएम मोदी ने, ठीक है। सो ये जो भाषण है ना, ये भाषण काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस नेगेटिव है, वार्निंग दी है। और ये भी मेंशन किया है कि हमने जितना भी सब कुछ अचीव किया है पिछले डेकेड्स में, पिछले 10-20 साल के अंदर, वो सब वॉश अवे हो सकता है, वो सब बर्बाद हो सकता है। यानी हम पिछले कुछ सालों पीछे आ सकते हैं, 10-15 साल पीछे आ सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन होगी वो गरीबी रेखा के नीचे जा सकती है। तो ये चीज़ कही है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, 3 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है और लोगों ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया है। हर जगह आप देखोगे न्यूज़ चैनल पे इस तरह की बातें हो रही है कि पता नहीं क्या कर दिया, ये वो फलाना ढिमका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे अब तो, मतलब 3 रुपये में बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे अपने, और भाड़ा बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, फैक्ट्री प्राइसेस सब कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यूएस में जो 50% अप हुआ है, और जो पाकिस्तान में हुआ है, जब जापान के पास में तो अपने से बहुत ज़्यादा ऑयल है, अपने पास में तो 60 डेज़ का है, जापान के पास में तकरीबन 150-200 दिन का है, चीन के पास में तो बहुत है। तो चीन ने भी पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए थे 20% से, अभी भी बढ़ा रखे। जापान ने क्यों बढ़ाया, उसके पास तो है, स्टिल बढ़ा है, ठीक है। बट इंडिया ने 3 रुपये से बढ़ा है। उसमें यहाँ पे काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करे सरकार को। अब सरकार ने देखिए रेस्पॉन्स इसका क्या दिया है कि हमने 2 महीने तक मैनेज किया है ऑयल के शॉक को, डेफिनेटली किया है, और वो उसके लिए हम ऑब्वियस है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किया है, ठीक है। अब क्या है, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं, बट हमारी कंट्री के प्राइसेस नहीं बढ़े, तो ये रेस्पॉन्स बिल्कुल सही है,
नहीं बढ़े। लेकिन अब लोग क्या बोलते हैं कि जब 2020 में कोविड था तो क्रूड बहुत सस्ते में मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, आई थिंक 36-40 डॉलर के प्राइस पे वो पहुंच गया था। 100 डॉलर पर बैरल से गिरता गिरता वो धीरे धीरे करके 60% टूटा था। तो अपनी सरकार ने तो सस्ते में उठाया था, लेकिन अपने को बेचा था वही रेट में। ठीक है, तो वहां पे तो सरकार ने लूटा, ये शब्द होते हैं लोगों के। और यहाँ पे फिर सरकार अगर उसको वापस कर रही है तो लोगों को वो भी हजम नहीं हो रहा है। एक्चुअली देखिए दोस्तों, होता क्या है, किसी चीज की प्राइस होती है, अगर उसकी वॉलेटिलिटी हम रोक सकते हैं तो वो रोकना सही है। एग्जाम्पल देके चलता हूं कि मान लो यहाँ पे क्रूड है, ठीक है, क्रूड यहाँ पे समथिंग अराउंड था 70, ठीक है, कोविड से पहले, और ये गिर के आ गया था 40 या 35 में लेके चलता हूँ तो 50% क्रूड गिरा था। ठीक है, अब यहाँ पे सरकार अगर पेट्रोल के प्राइस, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, वहाँ पे 100 रुपीज़ होते अगर, और क्रूड गिर गया 50%, तो पेट्रोल के दाम सरकार कर देती 50 रुपीज़। ठीक है, तो 100 से 50 हो गए। अब वो जो पॉजिटिविटी है वो लोगों को पसंद आती, वो अच्छा लगता। लेकिन जब ये 50 का क्रूड या 35 का क्रूड जब पिछले हाई से भी ऊपर चला गया कुछ ही टाइम के अंदर, तो सरकार को क्या करना चाहिए, फिर वो 50 का तेल बढ़ा के 120 का करना चाहिए। और 50 का तेल अगर 120 का हो गया तो जितनी लोगों को यहाँ पे खुशी हुई थी ना, उससे 1000 गुना लोगों को यहाँ पे गम होगा, और लोग सरकार को गालियां बकेंगे कि 50 का तेल आपने 120 कैसे कर दिया। तो अगर इसी हिसाब से चीजें करनी है तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा प्राइस में, और बहुत ज़्यादा पेट्रोल की जमाखोरी शुरू होगी, बहुत ज़्यादा पेट्रोल ब्लैक में जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी जो कि काफ़ी नेगेटिव है। और कंपनीज, ये जो आप देख रहे हो ना स्टॉक मार्केट जितना वॉलेटाइल है, उससे 10 गुना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। कंपनी नंबर्स का बता नहीं पाएगी कि अगले कुछ क्वार्टर में कैसे नंबर्स हम देंगे, क्योंकि कंपनी को पता नहीं है कि कल पेट्रोल का क्या प्राइस होगा। तो जनता को बस बोलना आता है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन जो रियलिटी है वो नहीं पता है, क्योंकि देश चलाना कितना डिफिकल्ट है, कितनी जनता यहाँ पे है, किस तरह की पॉलिसीज। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा समझना चाहिए। और उसके बेसिस पे यहाँ पे क्रूड का प्राइस जब गिरा था तो सरकार ने इस समय फायदा उठाया, जनता को उसका फायदा नहीं दिया। आज क्रूड ऊपर है तो उसका फायदा जनता को मिल रहा है, सरकार उसका नुकसान। तो सरकार ने जो यहाँ पे लिया वो यहाँ पे गिव अवे करना चाह रही है, आपको देना चाह रही है। ठीक है, वो सरकार का यहाँ पे कहना है। ठीक है, अब एक डेटा मैं आपको देता हूँ जिसमें हम थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से देखते हैं कि अगर ये क्रूड ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर गया तो एक टाइम ऐसा होगा जब हमारे पास में क्रूड रहेगा नहीं, तेल रहेगा नहीं, तो सरकार को पार्शियल लॉकडाउन करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस है, पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। या फिर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। अब उसमें इन्वेस्टर की बात करते हैं कि इन्वेस्टर के साथ में क्या हो सकता है। जितना भी क्रूड का डेटा भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो इसके अंदर सिंपल सी सिचुएशन है, 12 से लेकर 14। उस समय क्रूड का जो प्राइस था वो था 100 के ऊपर। ठीक है, जैसे 109 भी चल रहा है ना, तो ये 109 ही था, आज का प्राइस था। ठीक है, और 12 से 14 ये डेटा अभी तक का है, उससे पहले भी ऊपर ही था। तो अल्टीमेटली इतने टाइम तक क्रूड ऊपर था। अब मार्केट ने कैसा किया वहां पे, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो उस समय मार्केट ने साइडवेज ही परफॉर्म किया जो अभी कर रहा है, और कोई रिटर्न्स इन्वेस्टर को ब्रॉडर मार्केट में नहीं मिले, बात समझिए। लेकिन स्टॉक्स काफ़ी चले हैं, वहाँ से बजाज फाइनेंस काफ़ी चला है, वहाँ से पेज इंडस्ट्री काफ़ी चला है, वहाँ से आयशर काफ़ी चला है। तो जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे थे ना, जैसे Q4 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो क्यू की बात है, उनके स्टॉक्स में पैसा बनाया। तो ध्यान आपको वही देना है। काफ़ी लोग यहाँ पे भी क्रिटिसाइज करते हैं मुझको कि आप वो स्टॉक बता रहे हो जो ऐसा करे वैसा करे, जो नीचे है वो नहीं बनेगा पैसा आपका नीचे स्टॉक में। आप खरीद लो, खरीदना चाहते हो तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से होगा, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। अभी आपको रिटर्न्स लेने या उन कंपनीज का फायदा उठाना है जो ग्रोइंग कंपनी, और वैसे ही आपको करना चाहिए जहाँ पे ग्रो कंपनी कर रही है, उसका जो ग्रोथ फेज है, अगर आप उसका फायदा नहीं लोगे तो फिर क्या मतलब है। इंडेक्स के हिसाब से काम करना है बिल्कुल, फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नहीं चला था इतने टाइम तक। 2012 ये क्रूड यहाँ पे था, ऊपर था, देख लो यहाँ पे 13-14 तक नहीं चला। उसके बाद में इम्पैक्ट रहता है बाद में, तो उसका वापस से एक इम्पैक्ट हुआ जिसकी वजह से इतने टाइम तक नहीं चला। सो मार्केट के अंदर दोस्तों ये सब चीज़ें चलती हैं। कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जहाँ पे नहीं बनते हैं रिटर्न, और कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जहाँ पे बनते हैं। तो अभी हमको अगर यही सिचुएशन रही तो इस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अपने को करनी चाहिए, और पोर्टफोलियो को इस हिसाब से बनाना चाहिए। मार्केट के अंदर मौके देखने चाहिए कि कहाँ पे रिटर्न्स है, कहाँ पे ब्रेकआउट है, कहाँ पे कंपनीज अच्छा करी, तब जाके आपके रिटर्न्स बनेंगे, नहीं तो मतलब नहीं है कुछ भी।
सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, इसी तरह से और वीडियोस आपको देखने हैं तो सब्सक्राइब कर देना। पिछले 2 वीडियोस भी आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डेटा मैंने आपको दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।